हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका था। आपका जो इस बार 2021 का सिलेबस है उसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन आएगा, लेकिन पोलराइजेशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा। इसलिए आज का जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड फॉर 2021 पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब सबसे पहले हम ये जाने कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता क्या है, इसको समझना है। आप देखो पहले लाइट जो होता है मेरा, लाइट जो होता है ये है मेरा फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose nature is ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ट्रांसवर्स नेचर क्या होगा, जैसे आप एक रोप ले लो, रस्सी को हमने यहाँ पे बांध दिया, अगर रस्सी को अगर हम पकड़ करके ऐसे हिला दें, ऐसे ऑसिलेट करवा दें रस्सी को, तो इसका जो हो जाएगा मेरा इस तरह से रस्सी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ऐसा पोजीशन आएगा। मीन्स यहाँ पे हम हाथ से पकड़ करके ऊपर या नीचे कर दिया, मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। तो ये जब लाइट रे ट्रांसवर्स नेचर का होगा, तो जो वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है उसका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। अब पोलराइजेशन होता क्या है हम जरा सा समझते हैं। अब यहाँ पे लाइट वेव कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब लाइट रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तो आप यहाँ पे देखो, हमने लेट कर लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट कर लिया, और वाई एक्सिस पे मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है वही वेव कहलाता है मेरा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीन्स यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है ये है मेरा इलेक्ट्रिक वेव, यहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये जो मेरा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। If the wave is moved under the influence of both electric field and magnetic field perpendicularly in perpendicular direction, this wave is called electromagnetic wave। और लाइट वेव का जो नेचर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये मेरा ई नॉट है, और ये जो मेरा है बी नॉट है। और ई नॉट का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और अगर हम B लिखते हैं तो ये हो जाएगा बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फाई जो होता है मेरा यहाँ पे के एक्स होता है जो होता है 2 पाई एक्स बाय लेमडा। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स को कैंसिल करते हैं तो के का जो वैल्यू होता है 2 पाई बाय लेमडा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लाइट का स्पीड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड निकालते हैं, C इक्वल टू हो जाता है 1/√100 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसका अगर हम वैल्यू लेते हैं तो ये आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और म्यू नॉट को कहते हैं हम, म्यू नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट का है मेरा, इसको कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी। क्लियर है। आप लोग जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया था 9 × 10⁹, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/36 पाई × 10⁹ आ जाता है।
सिमिलरली अगर हम म्यू नॉट का वैल्यू जानना चाहें, म्यू नॉट का वैल्यू क्या आएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। सो म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है। अब दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट होगा क्या, तो लाइट को डिजायर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। मीन्स मेरी मर्जी, लाइट को जिस डायरेक्शन में ले जाने का मन है उसी डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं। पोलराइजेशन से पहले हमको ये समझना है अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से जो लाइट रे इमिट होगा ये सारे डायरेक्शन में इमिट होगा ये लाइट रे, और ऐसा लाइट रे कहलाता है मेरा अनपोलराइज्ड लाइट। ये लाइट रे क्या कहलाता है, अनपोलराइज्ड लाइट। अगर इस लाइट को अगर हम पास करवाते हैं पोलराइजर से, ये है मेरा पोलराइजर जो निकोल्स प्रिज्म का बना हुआ होता है, और पोलराइजर का क्रिस्टल इस तरह से बना हुआ होता है जो 2 डायमेंशन को स्टॉप कर देता है और लाइट रे ओनली 1 डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जब ये लाइट रे पोलराइजर से पास करता है तो पोलराइजर से पास करने के बाद ये लाइट रे किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, तो ये लाइट रे कहलाता है मेरा पोलराइज्ड लाइट। ये है मेरा पोलराइज्ड लाइट, और ये जो एपरेटस है इसका नाम है पोलराइजर। तो व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या यहाँ पे ये मेरा y डैश एक्सिस है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, और में हमने कर दिया ये x डैश एक्सिस में भी वाइब्रेट कर सकता है, नहीं तो और ऐसे भी हो सकता है z डैश एक्सिस में। ये है मेरा z और ये है z डैश एक्सिस। ये या तो नहीं तो ऐसा होगा, y डैश एक्सिस में वाइब्रेट करेगा, नहीं तो x डैश एक्सिस में होगा, नहीं तो z डैश एक्सिस में होगा, कोई एक होगा। अगर ये y डैश एक्सिस में होगा तो ये दोनों इसके अंदर स्टॉप हो जाएगा, अगर ये बाहर निकलेगा तो ये दोनों इसके अंदर स्टॉप हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो ये दोनों इसके अंदर स्टॉप हो जाएगा। मीन्स पोलराइजर क्या करता है, अगर लाइट रे 3 डायमेंशन में वाइब्रेट कर रहा है तो 2 डायमेंशन को स्टॉप कर देता है और ओनली 1 डायरेक्शन की लाइट को पास करवाता है। मीन्स व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं टू रिस्ट्रिक्ट द vibration of light in a particular direction is called polarization of light। कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जो होगा, दिस इज द ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट इमिट कर रहा है। जब इसको हम पोलराइजर से पास करवाया तो ये क्या लिखे, टू रिस्ट्रिक्ट द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हमको सिर्फ y डैश मिल रहा है, x डैश और z डैश को ये क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर हमको x डैश मिल रहा है तो y डैश और z डैश को ये क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मीन्स 2 एक्सिस के वाइब्रेशन को ये एपरेटस क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है और ओनली 1 डायरेक्शन की लाइट को पास करवाता है। तो यही फेनोमेनन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और ऐसा नेचर पोलराइजेशन वही वेव करेगा जो ट्रांसवर्स नेचर का होगा। मीन्स रस्सी में जो वेव का फॉर्मेशन होगा उसका भी पोलराइजेशन होगा, और लाइट वेव का भी पोलराइजेशन होगा, बिकॉज लाइट रे इज ट्रांसवर्स इन नेचर। अब व्हाट इज पोलराइजर,
व्हाट इज पोलराइजर? पोलराइजर होता है इट इज एन apparatus, it is an apparatus to convert unpolarized light into polarized light। और पोलराइज लाइट जो होगा मेरा कहां पे वाइब्रेट करेगा? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में। व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन? जिस एक्सिस में, जिस प्लेन में लाइट रे पोलराइज्ड हो जाता है उस प्लेन का नाम होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर ये लाइट रे वाई वाई डैश एक्सिस में पोलराइज्ड हो रहा है तो उस प्लेन का नाम होगा वाई वाई डैश एक्सिस। अगर लाइट रे एक्स एक्स डैश एक्सिस में पोलराइज्ड हो रहा है उस प्लेन का नाम होगा एक्स एक्स डैश एक्सिस। अगर लाइट रे जेड एक्सिस में पोलराइज्ड हो रहा है उस प्लेन का नाम होगा जेड जेड डैश एक्सिस। यहां तक क्लियर है? ये था मेरा व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट को कितने तरीके से हम पोलराइज करवा सकते हैं उसको देखना है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है मेथड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट means there are two types of method of polarization of light। first method जो होता है that is scattering method and second is reflection method। और रिफ्लेक्शन मेथड के बारे में जो साइंटिस्ट बताए थे उस साइंटिस्ट का नाम था ब्रूस्टर। ब्रूस्टर कौन थे? साइंटिस्ट थे जो रिफ्लेक्शन मेथड के बारे में बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं स्कैटरिंग मेथड। स्कैटरिंग मेथड से लाइट रे कैसे पोलराइज्ड होता है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है, दिस इज एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, हमने लेट कर लिया, ये है मेरा एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे ये जो मेरा है अनपोलराइज्ड लाइट है, ये है मेरा पोलराइज्ड लाइट। और जब अनपोलराइज्ड लाइट से लाइट रे इंसिडेंस होता है इस सरफेस पे तो ये मेरा नॉर्मल है, तो यहाँ से I = R करते हुए आएगा और ये लाइट रे किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और ये लाइट रे जो कहलाता है पोलराइज्ड लाइट। और स्कैटरिंग हम पढ़े हैं when light ray incidence on the any object after reflection it moves in all possible direction। this phenomenon of light is called scattering of light। अब यहाँ से लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होगा, अगर इस पॉइंट पे आता तो यहाँ से भी बाहर निकलता है, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी जितने भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो करके एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से बाहर आएगा वो लाइट रे पोलराइज्ड हो जाएगा। दिस इज पोलराइज्ड लाइट रे means and we also know that a scattering of light is inversely proportional to lambda to the power 4। और हम पढ़ें VI/BGYOR और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा तो उसका स्कैटरिंग कम होगा, ठीक है। और जो लाइट रे जितना कम स्कैटर्ड करेगा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। और पोलराइजेशन इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंस लाइट। मींस व्हेन लाइट रे इंसिडेंस ऑन द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन
This phenomenon of light is called scattering of light, and the scattered light from the atmospheric particle is plane polarized. This is the method of polarization of light with the help of scattering method. मीन्स स्कैटरिंग मेथड से लाइट रे का इस तरह से पोलराइजेशन होगा. और सेकेंड मेथड जो है मेरा वो है, सेकेंड मेथड का जो नाम है रिफ्लेक्शन मेथड. सेकेंड मेथड जो है नंबर बी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता था पहले एग्जामिनेशन में, इस बार तो है ही नहीं, फिर नेक्स्ट बार होगा तो उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा. ये है मेरा रिफ्लेक्शन मेथड. रिफ्लेक्शन मेथड में क्या होगा हम देखते हैं. जब लाइट रे पोलराइज्ड होगा रिफ्लेक्शन मेथड से, तब क्या होगा हम देखते हैं. रिफ्लेक्शन मेथड के बारे में जो बताए थे उस साइंटिस्ट का नाम था, बोले थे ब्रूस्टर्स. अब यहाँ पे क्या होगा, जब कोई भी लाइट रे दो मीडियम के इंटरफेस पे, अगर इसका नाम हमने ले लिया μ1 मीडियम, ये μ2 मीडियम, ये है मेरा रेरर मीडियम और ये है मेरा डेंसर मीडियम. क्लियर है. और यहाँ पे हमने नॉर्मल खींचा, दिस इज अ नॉर्मल. जब कोई भी सोर्स से अनपोलराइज लाइट, ये जो मेरा है सोर्स है अनपोलराइज लाइट का, तो यहाँ से लाइट रे सारे डायरेक्शन में इमिट कर रहा होगा. ये है मेरा कैसा लाइट रे, अनपोलराइज लाइट. जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंस होता है दो मीडियम के इंटरफेस पे, तो कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट कर जाएगा, इस मीडियम आएगा, और इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस. और दिस इज आल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कंडीशन ये है, जब इंसिडेंस रे, ये मेरा इंसिडेंस रे, जब जिस वक्त ये जो रे है मेरा, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, और जो ग्लास स्लैब के अंदर में है ये है मेरा रिफ्रैक्टेड रे. कहता है जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो उस वक्त जो होगा मेरा, ये जो लाइट रे होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा मेरा प्लेन पोलराइज्ड. रिफ्लेक्टेड रे कैसा हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड. और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरह से डिनोट करते हैं. ये लाइट रे जो हो जाएगा मेरा प्लेन पोलराइज्ड, और रिफ्रैक्टेड रे जो है मेरा इस तरह से पास करेगा, और ये लाइट रे जो हो जाएगा मेरा, इसको कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड. क्लियर है. अब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे पोलराइज्ड होता है, उस एंगल को IB से डिनोट करते हैं, और ये IB जो एंगल होता है उस एंगल को हम कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल. ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे लाइट रे पोलराइज्ड होगा, मींस रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड और रिफ्लेक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड, तो वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा, ब्रूस्टर्स एंगल. और यहाँ पे एक लॉ दिए हैं, जिस लॉ का नाम है ब्रूस्टर्स लॉ. ब्रूस्टर्स लॉ कहता है when an unpolarized light incidence from rarer medium to denser medium, if reflected ray and refracted ray both are perpendicular to each other, then reflected ray will be plane polarized. Clear है. इसका स्टेटमेंट क्या है, when an unpolarized light incidence from rarer medium to denser medium
क्लियर है? तब लाइन है इफ reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other, then reflected ray will be plane polarized. क्या था स्टेटमेंट? जब कोई भी अनपोलराइज लाइट इंसिडेंस होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जिस वक्त रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उस वक्त जो होगा मेरा रिफ्लेक्टेड रे विल बी प्लेन पोलराइज्ड. अब दूसरा ये है व्हाट इज ब्रूस्टर्स एंगल. ब्रूस्टर्स एंगल क्या होगा? ब्रूस्टर्स एंगल ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है रेयर मीडियम में जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है. उस वक्त रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा. क्लियर है? मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयर मीडियम such that reflected ray and refracted ray both are perpendicular to each other. Then that angle of incidence is called Brewster's angle. ब्रूस्टर्स एंगल. तो व्हाट इज ब्रूस्टर्स एंगल समझ गए? मीन्स बताए थे आप लोग को एक क्रिटिकल एंगल होता है और एक ब्रूस्टर्स एंगल आज न्यू बता रहे हैं. मीन्स क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन डेंसर मीडियम में होता था और ब्रूस्टर्स एंगल का फॉर्मेशन रेयर मीडियम में हो रहा है. क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे अब हम देखते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. मीन्स ब्रूस्टर्स एंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड हो जाना चाहिए. मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल सच दैट द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आप देखिए यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई, तो आई के बदले में आई बी लिखेंगे. साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन. अब आप देखो म्यू टू डेंसर मीडियम है, इसका कोई न कोई वैल्यू होगा. म्यू वन रेयर मीडियम है, लेट कर लिया रेयर मीडियम एयर है. सो साइन आई बी बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू. इसका नाम हमने ले लिया इक्वेशन 1. अब आप देखो यहाँ पे आई बी प्लस 90 डिग्री प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री. ये सारा एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? 180 डिग्री. मीन्स आई बी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री. सो आई बी प्लस आर का वैल्यू 90 डिग्री. देयरफॉर आर इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई बी. क्लियर है? अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट साइन आई बी बाय साइन 90 डिग्री माइनस आई बी. आर का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री माइनस आई बी है इक्वल टू म्यू.
क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बी, साइन 90 माइनस आई बी को कॉस आई बी इज इक्वल टू म्यू, दिस इज इक्वल टू टेन आई बी इक्वल टू म्यू, देयरफॉर आई बी इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल। मीन्स ये क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल। क्लियर है? अगर हम ब्रूस्टर्स एंगल निकालना है तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आगे। यहां तक समझ में आ गया? देखते हैं उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ब्रूस्टर्स लॉ पे। अभी हमने ब्रूस्टर्स लॉ देखा, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इफ refracted ray and refracted ray perpendicular to each other, then reflected ray will be plane polarized। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, when light of particular wavelength falls on a plane surface at an angle of incidence 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई भी लाइट रे एक प्लेन सरफेस पे इंसिडेंस हो रहा है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दिया हुआ है means IB, and this IB is equal to 60 degree, and the reflected light becomes completely polarized। कहता है reflected ray जो है मेरा completely polarized कर गया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये समझना पड़ेगा कि reflected ray और refracted ray दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तब कहता फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंसेज, मीन्स इसका म्यू का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है, और उसके बाद हमको आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? कैसे बनाएंगे देखिए। अभी आपको हमने पढ़ाया था ये 10 आई बी इक्वल टू म्यू, सो म्यू इक्वल टू 10 आई बी, और आई बी कितना डिग्री है, आई बी मेरा 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू कितना हो जाता, √3। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज √3। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको पूछ रहा है कि ये बताइए आर का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखो ये 60 डिग्री गिवन है, ये भी 60 डिग्री है, मीन्स 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया 150 डिग्री प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री। सो आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at a time the image of sun formed due to refraction at a air water interface is found to be highly polarized if refractive index of water is 4/3, then angle of the sun यहाँ पे क्या था, द एंगल देख लेते हैं, द एंगल ऑफ द सन एबव है यहाँ पे ABOV, एबव द हॉरिजॉन इज। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि ये नीचे में मेरा है वाटर, क्लियर है, ये है मेरा वाटर और ये नॉर्मल है और यहाँ पे सन है। अब ये लाइट रे जो इंसिडेंस हो रहा है यहाँ से इस सरफेस पे, तो हमको ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा, दिस इज अल्फा इक्वल टू व्हाट। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है यही एंगल पूछ रहा है। कंडीशन ये दिया हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ये जो हाईली पोलराइज्ड हो गया है
पोलराइज्ड का मतलब हो गया कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। मींस इस वक्त का जो ये एंगल होगा दिस इज ब्रूस्टर्स एंगल के इक्वल होगा। ये मेरा ब्रूस्टर्स एंगल होगा। तो हम आपको बताए थे ब्रूस्टर्स एंगल का जो फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया, आई बी इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू मीन्स यहाँ पे 10 आई बी इक्वल टू म्यू और म्यू का वैल्यू 4/3 गिवन है। आपको हम इस तरह से बताए थे बहुत बार 11th क्लास में भी। अगर ये साइड 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होता है और ये एंगल जो होता है आपका, ये एंगल होता है 37 डिग्री, नॉट 30, ये एंगल होता है 53 डिग्री और ये एंगल होता है 37 डिग्री। क्लियर है? अब बताओ आप tan थीटा मीन्स 10 IB का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, tan 53 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 है बाय 3, मीन्स 10 में 4/3 का वैल्यू कितना डिग्री आएगा? 53 डिग्री। सो tan IB इक्वल टू इतना को हम लिख सकते हैं tan 53 डिग्री, देयरफॉर IB इक्वल टू 53 डिग्री। मीन्स ब्रूस्टर्स एंगल का वैल्यू कितना कैलकुलेट हो गया है? 53 डिग्री। तो हमको पूछ रहा है हॉरिजॉन से सन कितना एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन से, दिस इज द हॉरिजॉन और हॉरिजॉन से सन अल्फा एंगल बना रहा है और ये टोटल एंगल मेरा 90 डिग्री होता है। सो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस IB, तो 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये मेरा कौन सा चॉइस करेक्ट हो जाता? चॉइस नंबर 1 इज करेक्ट। अगर आपको इसी में पूछ दे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा तो कैलकुलेट कर सकते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करें? अगर इसी क्वेश्चन में दे दें इन द एबव क्वेश्चंस कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन द एबव क्वेश्चंस also calculate the angle of refraction. Question in the above question also calculate the angle of refraction। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप देख रहे हो, ये लाइट रे प्लेन पोलराइज्ड हो गया है, ये पोलराइज्ड लाइट रे है, पोलराइज्ड लाइट रे। अब ये टोटल एंगल IB प्लस 90 डिग्री प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री और ये मेरा 53 डिग्री है प्लस 90 डिग्री प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री, ये मेरा 143 डिग्री। कितना होगा? 143, 9 5 14, ठीक है, प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। सो R इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री, तो यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3, ठीक है, 4 3 7। तो R का वैल्यू कितना हो जाता मेरा? 37 डिग्री ही R का भी वैल्यू 37 डिग्री होता। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये पोलराइजेशन का सेकेंड लेक्चर होगा, ये पोलराइजेशन का फर्स्ट लेक्चर था। हमने इसमें देखा पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसको कहते हैं और पोलराइजेशन का 2 मेथड, फर्स्ट इज स्कैटरिंग मेथड एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्शन मेथड। क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।